नमस्कार दोस्तों, इस डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 160 वर्ड पर मिनट की। इसमें प्रतिलेखन संख्या 81, 82, 83 एंड 84 रहेगा। उच्च गति अभ्यास खंड फर्स्ट से डिक्टेशन है। अगर आपके पास अभ्यास खंड फर्स्ट नहीं है तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर अपलोड कर दी गई है। दोस्तों, अभ्यास खंड फर्स्ट में आए हुए कठिन शब्दों की आउटलाइंस के साथ ई बुक बनाई गई है, जिसमें 400 प्लस वर्ड शामिल किए गए हैं। इस ई बुक को आप जरूर परचेज करें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के संबंध में कहा है कि हम सदस्यों की राय लेकर भाषा संबंधी कोई नीति घोषित करेंगे। मैं समझता हूं कि भाषा का प्रश्न इतना कठिन नहीं था जितना कि उसको बना दिया गया है। इस जटिलता को लाने में जहां उन लोगों का हाथ है जो सरकार में नहीं है, वहां इसमें भारत सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे वह दिन याद है जब मैं छोटा था और देश गुलाम था। उस वक्त महात्मा गांधी हिंदी के संबंध में चर्चा करते थे और उनकी कृपा के फलस्वरूप और उनके प्रयास के फलस्वरूप सभी प्रांतों में हिंदी की सभाएं खोली गईं और वहां हिंदी का प्रचार किया गया। उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों ने ही हमारी राजभाषा अंग्रेजी घोषित कर रखी थी। तब हम अंग्रेजी से दूर थे और हिंदी के निकट थे, लेकिन आज जब हमारी अपनी सरकार है, अपना शासन है, हम हिंदी से दूर होते जा रहे हैं। एक समय था जब देश में हिंदी के संबंध में एक मत था। जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय हिंदी के संबंध में घोषणा हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस समय सरकार चुप हो गई। अब जो देर हो रही है, इससे भाषा संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मैं नम्रता के साथ सदन के सदस्यों के सम्मुख यह निवेदन करना चाहूँगा कि कितनी विचित्र स्थिति है कि आज हमको अंग्रेजी भाषा का मोह पैदा हो रहा है। आज हिंदी देश की मुख्य भाषा है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। यह सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। आज इसका विरोध बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे मालूम होता है कि हिंदी का विरोध प्रादेशिक भाषाओं से है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच पूछा जाए तो बात यह है कि अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिंदी को लागू करने का प्रश्न है। प्रांतों में काम प्रादेशिक भाषाओं में हो, किंतु केंद्र में तो हिंदी भाषा भाषियों को और कुछ जो अहिंदी भाषा भाषी लोग हैं उनको यह गलतफहमी हो रही है कि हिंदी वाले बलपूर्वक हिंदी को राजभाषा बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई इस प्रकार का प्रश्न नहीं है। यह तो केवल आपस में समझने का प्रश्न है। किसी स्वतंत्र देश में ऐसा नहीं है। महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्र की दशा का जो भी चित्रण किया गया है, उसे देखकर भविष्य के बारे में जनता के मन में अच्छे जीवन की आशा उत्पन्न होना कठिन है। अभिभाषण में अधिक बल शासन ने अभी तक जो कुछ किया है उसकी ओर दिया गया है, जबकि यह सदन और राष्ट्र जनता की आज हमारे सामने जो संकट खड़े हैं उनका निराकरण किस प्रकार किया जाएगा, इसके संबंध में मार्गदर्शन की आशा करती थी। राष्ट्र जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के जो परिणाम हुए हैं वे हमारे सामने हैं और मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, एकता के लिए जो नए नए संकट खड़े हो रहे हैं उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कुछ ही दिन हुए हमारे रक्षा मंत्री ने एक भाषण में कहा था कि भारत 100% सुरक्षित नहीं है। किसी देश का रक्षा मंत्री सार्वजनिक रूप से इस तरह के विचार व्यक्त करे तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से खड़ा होता है कि राष्ट्र की सुरक्षा की ओर, जो कि सर्वोपरि है, ध्यान देने के लिए पूरा प्रयत्न क्यों नहीं किया गया। सभी जानते हैं कि सुरक्षा के लिए जो भी संकट है वह हमारे पड़ोसी से हैं और वह पड़ोसी आणविक शस्त्रों की मांग कर रहा है। वे शस्त्र किसके विरुद्ध काम में लाए जाएंगे, इसके संबंध में किसी को संदेह नहीं है, किंतु प्रश्न है क्या हमारा सैनिक बल, हमारा साज सामान किसी भी आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि किसी बड़े युद्ध की आशंका नहीं है, किंतु पाकिस्तान के नेता अपनी जनता का ध्यान
वहां की गिरती हुई आर्थिक स्थिति से दूर करने के लिए किसी भी समय कश्मीर के प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय सैनिक हस्तक्षेप को निमंत्रण देने के लिए झगड़ा कर सकते हैं और कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो देश की जनता इस सरकार से यह आश्वासन चाहती है कि जहां तक पाकिस्तान के आक्रमण का प्रश्न है भारत 100% सुरक्षित है। इस संबंध में सरकार को जनता के मन में विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। जहां तक कश्मीर का प्रश्न है सरकार किसी भी अन्य विदेशी शक्ति से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। महोदय, भारत ही नहीं सारी दुनिया आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा लाए गए परिवर्तनों के कारण महान परिवर्तनों की ड्योढ़ी पर खड़ी है। इन चीज़ों ने लोगों के जीवन को बदला तो है, किंतु केवल ऊपरी तौर पर। आज हमारे पास ऊंची ऊंची और सुंदर सुंदर इमारतें हैं, खेतीबाड़ी के कुछ आधुनिक तरीके भी हमें मालूम हैं, लेकिन आज हमें एक नए प्रकार के मानव की आवश्यकता है। ऐसा मानव जो विस्तारशील ज्ञान को वास्तविक उच्च जीवन के लिए उपयोग कर सके। मेरे विचार से गांधी जी ने यही करने का प्रयत्न किया, एक मानव निर्माण करने का। मैं नहीं कह सकती कि मनुष्य का स्वभाव जैसा है उसे देखते हुए आज की दुनिया में ऐसा करना संभव होगा या नहीं, किंतु इस दिशा में प्रयत्न करना उपयुक्त होगा और केवल बुद्धिजीवी ही इस तरह का प्रयत्न और दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है और हम अलग अलग खानों में बंटकर नहीं रह सकते। हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कहीं अधिक एक होकर रहने की आवश्यकता है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, एक तो संसदीय प्रणाली की सरकार के अर्थ में, दूसरे उस तरीके में जिस तरीके से हम अपनी पार्टी में और अन्यत्र काम करते हैं। पर लोकतंत्र रूपी हमारा ताज़ा पानी कभी कभी जातिवाद, सांप्रदायिकता और सामाजिक रीति रिवाजों इत्यादि के शर्तें गढ़ों में बंद हो जाता है। आपके पास लोकतंत्र है, आपके पास वोट देने का अधिकार है, या आप अपने विचारों को खुलकर प्रकट कर सकते हैं। इन सब के तब तक कुछ अर्थ नहीं होते जब तक आप इस प्रक्रिया से सामाजिक जीवन में परिवर्तन की नई धाराएं उत्पन्न नहीं कर देते, जो हमारे लोगों के हर वर्ग और स्तर में समा जाएं। प्रस्ताव पास कर देना बहुत सरल है, पर उसका कार्यान्वयन करना सरल नहीं। हम जानते हैं कि स्थिति या पद में कुछ लोगों का निहित स्वार्थ हो जाता है और कुछ एक का किन्हीं दूसरी चीज़ों में, लेकिन सबसे बड़ा निहित स्वार्थ है भय, जो जाना पहचाना है उसे परिवर्तित करने का भय। हम जानते हैं कि अमुक चीज़ बुरी है, फिर भी हम उसे परिवर्तित करने से डरते हैं। लेकिन आज हम इस तरह बड़े बड़े परिवर्तनों के बिना वास्तव में जीवित ही नहीं रह सकते। हम परिवर्तन लाएं कैसे? हम लोगों को इस बात का कैसे विश्वास दिलाएं कि परिवर्तन आवश्यक है? महोदय, पिछले कुछ वर्षों में सभी राजनीतिक दल किसी न किसी तरह से जनता से दूर हो गए हैं। आज हम और आप दोनों को अपनी जड़ों को फिर से जमाना होगा, जनता से प्रेरणा लेनी होगी। हमें जनता की आकांक्षाओं, उसकी मांगों और उसकी आवश्यकता के अनुसार चलना होगा। अपने देश के विशाल आकार के कारण यह बहुत बड़ा काम है, लेकिन उस आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं जिसने कुछ करने के लिए कमर कस ली हो। कुछ देशों में लोग चढ़ने के लिए पहाड़ों की ऊंची से ऊंची चोटियों की तलाश में रहते हैं ताकि उनके मन और काम की चुनौतियों का समाधान हो सके। कुछ दूसरे छोटी छोटी नावों में सागरों और महासागरों को पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये सब असाधारण उद्यम है, किंतु हमारी चुनौतियां तो हमारे दरवाजे पर ही दस्तक दे रही हैं। हमें ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर या गहरे सागरों तक जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे हर गांव में गरीबी है और घर घर में जात पात है। ये वे पर्वत हैं जिन पर हमें चढ़ना है और ये वे सागर हैं जिन्हें हमें पार करना है। मुझे मालूम है कि हम में वह शक्ति है। मैं जानती हूँ कि हम में क्षमता है, केवल प्रश्न है करने का। और मैं आशा करती हूँ कि यह सम्मेलन उस दिशा में ले जाने वाला एक छोटा सा कदम होगा। आदमी के चंद्रमा पर पहुँचने के बाद किसी ने कहा था कि वह कदम रखने वाले के लिए छोटा सा कदम है, किंतु मानव जाति के लिए बहुत बड़ा कदम था। अतः मेरे विचार से आप कह सकते हैं कि आपके लिए यह छोटा कदम होगा, लेकिन यदि आप सफल हुए तो भारत के लिए यह महान कदम होगा।
मैं आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यान में रखेंगे और दूसरे में उत्साह पैदा कर सकेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की उपलब्धि के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है हमारे बुद्धिजीवियों, हमारे पत्रकारों इत्यादि में व्याप्त अविश्वास या संदेह वृत्ति। इस बाधा को हटाना होगा। हमें अपने उत्साह को पुनः स्थापित करना होगा और उससे उत्पन्न होगा वह साहस, धैर्य और संकल्प शक्ति जो उन बहुत सी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जो हमें प्राप्त करनी ही चाहिए। जब कभी राजनीतिक जीवन और बौद्धिक जीवन में निकट का संबंध रहा है तो दोनों को लाभ पहुंचा है। स्टॉप।